हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत एंड स्वागत है आप सभी का लर्नर्स एकेडमी पर। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज। डेली करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करेंगे, ठीक है जी, जो होगा आपका 2020 से संबंधित। 2020 से संबंधित जितनी भी करंट न्यूज़ हैं, जितने भी करंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो उन सभी पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा सेशन आपका ये होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज अपना। देखिए, डेली जो है आपके पास करंट न्यूज़ आएंगी, डेली कुछ ना कुछ आपको नया मिलता जाएगा, ठीक है। और जो भी न्यूज़ होगी उससे जुड़े फैक्ट्स को भी जानेंगे, क्योंकि फैक्ट्स से भी हो सकता है कुछ डीप पूछ ले, फैक्ट्स से भी चीज़ों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेक्शन डेली करंट अफेयर्स 2020 का, ठीक है जी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ा आपने, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड नेबरहुड क्लासेस। किस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू किया। तो बच्चों, जिस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू किया है उसका नाम बता दीजिए, वो कौन सा है, बताइए। देखिए, पहले आप अपने आप से बताने की कोशिश करें, अगर गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप अपने आप से बताने की कोशिश करें, उसके बाद हम करेक्ट कर देंगे उसको, ठीक है। जो सही बता रहे हैं वो तो वेल एंड गुड है ही, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर है बच्चों, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड नेबरहुड क्लासेस, वो है बच्चों आपका त्रिपुरा। क्या है? ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट जवाब है, ठीक है। अच्छा, इसमें है क्या, नेबरहुड क्लासेस के अंतर्गत क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है बच्चों कि जो टीचर्स हैं, जैसे आप जानते हैं 2020 जो है आपका कोविड-19 कोरोना वायरस से जो है जूझ रहा है, सभी चीज़ें बंद पड़ी हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, ना स्कूल चल रहे हैं, ना कॉलेज चल रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक काम नहीं हो रहे हैं, कुछ भी डेवलपमेंट के काम नहीं चल रहे हैं, सब एक तरीके से लॉकडाउन है, बंद पड़ा है, ठीक है। आजकल आप सुन भी रहे हैं लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, ठीक है। तो ऐसे में जो है त्रिपुरा ने नेबरहुड क्लासेस स्टार्ट करी हैं। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो टीचर्स हैं वो अपने घर या घर के आसपास उनको पढ़ाने की इजाज़त है। कहाँ पर? घर पर या फिर घर के आसपास, ठीक है जी। घर पर या घर के आसपास वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक तो 5 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक बार में। कितने? 5 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट से ज़्यादा इसमें नहीं होने चाहिए। तो ये पहला राज्य है जिसने नेबरहुड क्लासेस स्टार्ट करी हैं, त्रिपुरा ने, ठीक है। अब जब त्रिपुरा की बच्चों बात कर रहे हैं हम, तो त्रिपुरा से जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं। त्रिपुरा की अगर मैं आपसे कैपिटल की बात करूं, त्रिपुरा की अगर मैं आपसे पूछूं राजधानी क्या है, तो आप सभी को पता है त्रिपुरा की राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों, अगरतला। अगरतला, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो सीएम है मेरे प्यारे बच्चों, वो हैं आपके बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव, ये प्रेजेंट न्यूज़ है, प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, कहीं से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है यहाँ के, वो हैं आपके रमेश देव। रमेश देव जो है त्रिपुरा के गवर्नर है। अच्छा, हाल ही में यहाँ पे जो त्रिपुरा की जो हाई कोर्ट है, यहाँ पे जो है वहाँ के जो है हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं, वो अपॉइंट हुए हैं। उनका क्या नाम है? तो उनका जो नाम, ये भी क्वेश्चन आपके बन सकता है, तो बच्चों उनका नाम है आपका अकील कुरैशी। अकील कुरैशी, ये के है, अकील कुरैशी, ठीक है जी। तो कुछ भी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, कुछ भी चीज़ें आपसे वो जान सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि विच स्टेट हैज स्टार्टेड नेबरहुड क्लासेस, त्रिपुरा, ठीक है। और उससे जुड़े हमने कुछ फैक्ट्स देखे, नेबरहुड क्लासेस में क्या है उसके बारे में जाना। तो इस तरीके से ही हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज को चलाएंगे, ठीक है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $346 million टू सपोर्ट महाराष्ट्र इन द एनर्जी सेक्टर। किस बैंक ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग देने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो जल्दी से इसका आंसर मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है। बिल्कुल बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, ADB, ठीक है जी।
तो एडीबी वो संस्था है, एडीबी वो बैंक है जिसने महाराष्ट्र को एनर्जी सेक्टर में, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग देने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो इसको, ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भारत से रिलेटेड। ठीक है, अब एडीबी की हम बात कर रहे थे, तो एडीबी से जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, एडीबी से जुड़े कुछ बातें जान लेते हैं। तो एडीबी की अगर मैं शुरू में आपसे फुल फॉर्म की ही बात करूं कि एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप सभी को पता है एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि ये कब आया है हमारे अस्तित्व में, ये किसने कब काम शुरू करना शुरू किया, ये एस्टेब्लिश कब हुआ है। तो बच्चों ये हुआ है आपका 1966 में, 1966 में। डेट की बात करें तो वो है डेट 19 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक, केवल आपको ईयर याद रखना। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें इसके, एडीबी, अभी एडीबी की बात चल रही है, बाद में हम और भी ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, सभी चीज़ें करेंगे। तो इसके हेडक्वार्टर की बात करें एडीबी के, तो एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मनीला फिलीपींस। मनीला जो है बच्चों फिलीपींस में है। ठीक है जी, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। प्रेजेंट टाइम में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो बच्चों वो है आपके प्रेसिडेंट मसादाया असाकावा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को समझ के चलना है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने और ऑप्शंस पर। ठीक है, और ऑप्शन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक क्या है, क्या काम करती है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक काम क्या करता है। वर्ल्ड बैंक बच्चों वो संस्था है, वो बैंक है जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो गरीब देश हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को लोन देता है, वहाँ की गवर्नमेंट को फाइनेंस करता है, लोन देता है, ताकि वो अपने देश में डेवलपमेंट के कार्य कर सकें, अपने देश में जो चीज़ें हैं जिनमें वो पैसा लगाना चाहते हैं डेवलपमेंट के क्षेत्र में, उनमें वो पैसा लगा सकें, उनकी मतलब एक तरीके से सपोर्ट करना। ठीक है, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें वर्ल्ड बैंक के, तो इसका बच्चों हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं बच्चों डेविड मालपास, वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास। ठीक है जी, इस बात को भी ध्यान रखना है। कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें जो है कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो बच्चों इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं आपकी 189 देश हैं इसमें जुड़े हुए। ठीक है, इस संस्था से। अगर इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ है वर्ल्ड बैंक, तो ये हुआ है आपका 1944 में। ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ों को करेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है। आते हैं अपने ऑप्शन सेकंड पर, बी ऑप्शन पर, आईएमएफ पर। आईएमएफ का भी सेम काम है जो काम है वर्ल्ड बैंक का, ये भी जो है पुअर कंट्रीज़ को लोन देती है, पुअर कंट्रीज़ हों या थोड़े मीडियम टाइप की कंट्रीज़ हों, उनको भी ये भी जो है लोन देती है, जो है उधार देती है पैसे के तरीके से। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें आईएमएफ की, इसकी क्या फुल फॉर्म है, तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, आईएमएफ का? आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो है वो है आपका वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो वो हैं आपकी 189, सेम है जो वर्ल्ड बैंक की है। ठीक है, इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, ये अस्तित्व में कब आया, तो ये आया बच्चों, आईएमएफ एस्टेब्लिश हुआ आपका 1945 में, 1945 में। ठीक है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। आते हैं अपने ऑप्शन डी पर, AIIB। AIIB क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें बच्चों, AIIB की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है जी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यह है आपकी AIIB की फुल फॉर्म। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई है आपकी 2016 में। ठीक है जी, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका AIIB का बीजिंग, चाइना में। चाइना में इसका हेडक्वार्टर है बच्चों, और चाइना में भी कहाँ, बीजिंग में। ठीक है जी, बीजिंग चाइना में। ठीक है जी, प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेजेंट टाइम में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके जिन लिकुन, ये चाइना के ही एक पॉलिटिकल मेंबर है। ठीक है जी, जिन लिकुन इसके जो है प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। बाकी आपके जो सेकंड जो क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $346 मिलियन टू सपोर्ट महाराष्ट्र इन द एनर्जी सेक्टर, उसका आपका उत्तर होगा सी ऑप्शन ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं क्वेश्चन कि विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख फॉर ऑल जर्नलिस्ट्स। ठीक है जी, देखिए 2020 की बात हो रही है। 2020 में आपको पता है कि कोविड-19 से जूझ रहे हैं सभी, तो ये उन लोगों के लिए किया गया है। चलिए पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसके सारे फैक्ट्स आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। किस राज्य ने सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? तो जरा इसका आंसर मुझे फटाफट से बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन A, असम। असम वो राज्य है जिसने जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, उनके लिए 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर करने की घोषणा की है। असल में क्या है इसमें, इस इंश्योरेंस में, कि जो कोविड-19 को कवर कर रहे हैं, न्यूज़ ला रहे हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, देखिए वो अपने जीवन को मुसीबत में डालकर, खतरे में डालकर ये काम कर रहे हैं, तो उनको, उनके लिए ये चीज़ करी गई है, उनके लिए ये सुविधा की गई है कि अगर जो कोई ये काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, उनके लिए 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई जो है अपने जीवन को नुकसान पहुंचा दे तो। ठीक है, या उनकी मृत्यु हो जाए, इस चीज़ से संबंधित बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 50 लाख का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की है असम सरकार ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, ऑप्शन डी पे आते हैं एक बार हम। इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर तो आपका ऑप्शन ए है। हरियाणा सरकार ने भी जो है पत्रकारों को जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की है, लेकिन इन्होंने जो कवर देने की घोषणा की है वो दी है 10 लाख की, 10 लाख रुपए की। इन्होंने 10 लाख रुपए की जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और हरियाणा के CM की बात करें तो वो हैं आपके मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर साहब। ठीक है जी, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक राज्य और है जिसने जो है आपका जर्नलिस्ट को जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की है, वो है आपका ओडिशा। क्या है? ओडिशा। इस राज्य ने 15 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। लेकिन 50 लाख रुपए का जो जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की है वो करी है आपकी असम ने। ठीक है, तो उड़ीसा ने करी है 15 लाख, असम ने करी है आपकी 50 लाख और हरियाणा ने करी है आपकी 10 लाख रुपए के जीवन का बीमा कवर देने की घोषणा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है जी, अब असम से जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, असम से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं कि असम से जुड़े कुछ जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ के जो CM हैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, आप सभी को पता होगा, यहाँ के जो CM हैं वो हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल, SONEVAL। ठीक है जी, सर्बानंदा सोनोवाल।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर असम में कुछ नेशनल पार्क्स हैं और कई बार आपके पे एग्जाम्स में पूछे गए हैं नेशनल पार्क्स। तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? तो बच्चों यहाँ पर जो नेशनल पार्क्स हैं वो हैं, एक तो है आपका काजीरंगा, काजीरंगा, ठीक है जी। एक है आपका मानस, मानस, MANAS, ठीक है जी। एक है आपका नामेरी, NAMERI, नामेरी। और एक है आपका ओरांग, ओरांग। तो ये 4 नेशनल पार्क हैं जो असम में पाए जाते हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग, ठीक है। भारत का बच्चों सबसे लंबा पुल, भारत का सबसे लंबा पुल भी असम में है। कहाँ पर है सबसे लंबा पुल? असम में है सबसे लंबा पुल। आज पेन चल नहीं रहा। सबसे लंबा पुल असम में है। और इस पुल का जो नाम है वो क्या है? वो है बच्चों भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, ठीक है जी। इसका उद्घाटन किन्होंने किया था? इसका उद्घाटन किया गया था PM मोदी के द्वारा 26 मई। इस पुल का उद्घाटन की बात हो रही है, भूपेन हजारिका जो सबसे लंबा पुल है। 26 मई 2017 को मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था, भूपेन हजारिका पुल का, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें पुल की, इस पुल की लंबाई कितनी है? तो बच्चों इस पुल की अगर किलोमीटर में मैं आपको लंबाई बताऊं तो वो है 9.15 किलोमीटर। अगर माइल्स की बात करें तो माइल्स में है 5.69 माइल्स, ठीक है जी। तो इन फैक्ट्स को भी ध्यान रखना है। किस नदी के ऊपर है ये पुल? तो बच्चों वो नदी है आपकी लोहिता नदी, लोहिता नदी। ये लोहिता नदी को पार करता है, ठीक है जी। लोहिता नदी के ये ऊपर है। और ये लोहिता नदी जो है बच्चों ब्रह्मपुत्र की एक मुख्य उपनदी है या कहें सहायक नदी, ठीक है। तो इन फैक्ट्स को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन था हमारा बच्चों ये कि विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 लाख रुपीज़ फॉर ऑल जर्नलिस्ट्स। तो इसका आंसर था हमारा असम। अगर आपसे पूछे 15 लाख का कवर कौन दे रहा है तो वो दे रहा है आपकी ओडिशा गवर्नमेंट। अगर 10 लाख के कवर की बात करें तो वो दिया जा रहा है आपका हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। और ये किस लिए कवर इंश्योरेंस की सुविधा दी जा रही है? जर्नलिस्ट को दी जा रही है, पत्रकारों को दी जा रही है जो कोविड-19 से जुड़े न्यूज़ को कवर कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, सिंगर हु वाज नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड, फॉर द ग्रैमी अवार्ड हैज़ डाइड, व्हाट वाज हिज नेम। यानी कि ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाले सिंगर का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो बच्चों जल्दी से मुझे इसका आंसर आप दे दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ट्रॉय स्नीड, ट्रॉय स्नीड। अच्छा, ध्यान केवल ये रखना है कि ट्रॉय स्नीड जो है इनको अभी दिया नहीं गया है, ये केवल नॉमिनेट हुए हैं, ये केवल नॉमिनेट हुए हैं। और नॉमिनेट होने वाले ये एक ऐसे सिंगर हैं जो जिनका निधन हो गया है। तो वो उनका नाम क्या है बच्चों? ट्रॉय स्नीड, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड से संबंधित आप चीज़ें जानते होंगे। ग्रैमी अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है आपके म्यूजिक के क्षेत्र में, ठीक है जी, कला के क्षेत्र में। एक तरीके से कह सकते हैं ये नोबल अवार्ड है, जैसे नोबल प्राइज होता है ना, ऐसे ही आपका ग्रैमी अवार्ड है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके नॉमिनेट हुए पर्सन हैं, जो इनकी अभी जो है निधन हो गया है, वो हैं आपके जो है ट्रॉय स्नीड, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान आपको रखना है, ठीक है जी। यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा जो है बच्चों ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ नॉमिनेट हुए हैं, अभी इनको दिया भी नहीं गया है, ठीक है।
आते हैं अपने बाकी और ऑप्शंस पर, ये भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, हाल ही में इनके साथ भी कुछ ना कुछ घटना घटी है और ये किन चीज़ों से जुड़े हुए थे इनको भी देख लेते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन है आपका माइकल रॉबिन्स। माइकल रॉबिन्स ये कौन थे बच्चों? ये एक फुटबॉल क्लब है हमारा, एक हमारा फुटबॉल क्लब है लिवरपूल। कौन सा? लिवरपूल। लिवरपूल एक फुटबॉल क्लब है और ये उस क्लब से जुड़े हुए एक फॉर्मल प्लेयर रह चुके हैं। ये उस क्लब से जुड़े हुए खिलाड़ी रह चुके हैं जो उस क्लब से खेलते थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि लिवरपूल से जुड़े हुए एक हमारे पुराने खिलाड़ी या फॉर्मल प्लेयर का जो हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या है? तो बच्चों वो हैं आपके माइकल रॉबिन्स। ठीक है जी, माइकल रॉबिन्स। तो इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी, ये जनाब कौन है? जेम्स एम बैग्स। तो ये जो है बच्चों ये नासा के प्रमुख रह चुके हैं। ये नासा से जुड़े हुए थे और नासा से जुड़े हुए भी क्या थे? ये नासा के प्रमुख रह चुके हैं, जेम्स एम बैग्स। इनका भी बच्चों हाल ही में निधन हुआ है। ये भी हाल ही में अभी अपने जीवन को खो चुके हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, रोनो जॉय रोनीदास। ये कौन है? तो बच्चों रोनो जॉय रोनीदास ये एक फेमस फोटो जर्नलिस्ट है। कौन है? फोटो जर्नलिस्ट। फोटो जर्नलिस्ट जो पिक्चर्स लेकर न्यूज़ देते हैं। ठीक है, फोटो जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी फेमस ये रहे हैं। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आते हैं फिर से एक बार अपने क्वेश्चन पर कि ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाले सिंगर का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो बच्चों वो थे आपके ऑप्शन ए ट्रॉय स्नीड। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है और बाकी जो ऑप्शंस बताए हैं उनसे जुड़े जो आपके फैक्ट्स हैं उनको भी ध्यान रखना है। ये करंट की ही न्यूज़ है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट के क्वेश्चन पर। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हु वॉज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ऑफ जापान। जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग, ये राइडिंग नहीं है राइजिंग है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो जल्दी से इसका आंसर आप मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन बी, थांगजम धबाली सिंह। थांगजम धबाली सिंह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये बच्चों मणिपुर के हैं। थांगजम धबाली सिंह जो हैं ये आपके कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं और ये एक डॉक्टर है। ये एक डॉक्टर है। अच्छा, ये जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड है ये जापान द्वारा दिया जाता है। ये जापान द्वारा दिया जाता है और ये दिया क्यों जाता है? तो बच्चों ये अवार्ड इसलिए दिया गया इनको कि इन्होंने क्या करा, भारत में जापान की बेहतर समझ देने के लिए, मतलब वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, उनको उन्होंने बढ़ाया, उसको मतलब फैला रहे हैं, उसको बता रहे हैं अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ऑफ जापान का अवार्ड इस साल किसे दिया गया है बच्चों? वो दिया गया है थांगजम धबाली सिंह। कहाँ के हैं? मणिपुर के ये हैं। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन क्यों दिया जाता है? जो जापान का जो कल्चर है, वहाँ का जो पर्यावरण है, इंटरनेशनल रिलेशंस में उपलब्धि हासिल करने वालों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो हु वॉज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ऑफ जापान? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आते हैं अपने पहले ऑप्शन पर, और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, करंट न्यूज़ ये भी रही हैं। गीता सेन, ऑप्शन ए है आपका बच्चों गीता सेन। गीता सेन कौन है? गीता सेन कौन है? ये बच्चों एक इंडियन एक्टिविस्ट है। इंडियन एक्टिविस्ट है और फरवरी में इनको भी एक अवार्ड मिला है और वो जो इनको अवार्ड मिला है वो मिला है इनको डैन डेविड अवार्ड। डैन डेविड
डैन डेविड अवार्ड। तो डैन डेविड अवार्ड पाने वाले 2020 के कौन है, किनको नवाजा गया है डैन डेविड अवार्ड से? गीता सेन जी को। इस बात को भी ध्यान रखना है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आते हैं अपने ऑप्शन सी पर, मनोज दास। ये जनाब कौन है? इनको भी कुछ ना कुछ मिला है शायद इस बार। बच्चों ये मनोज दास जी जो हैं ये उड़िया और इंग्लिश के राइटर हैं, मतलब ये उड़िया लैंग्वेज में भी लिखते हैं, उड़िया लैंग्वेज में भी लिखते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखते हैं। ये एक राइटर हैं, ये एक राइटर हैं और 2020 के, इस साल के 2020 के पद्मश्री अवार्ड के लिए, कौन से अवार्ड के लिए? पद्मश्री अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। अभी मिला नहीं है लेकिन इनको नॉमिनेट किया गया है पद्मश्री अवार्ड के लिए मनोज दास जी को, ठीक है। और ये उड़िया और एक इंग्लिश के राइटर हैं। आते हैं अपने ऑप्शन डी पर, दिलराजप्रीत कौर। दिलराजप्रीत कौर कौन है बच्चों? इस साल का इनको कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है दिलराजप्रीत कौर जी को? कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड। तो कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले 2020 के कौन हैं? दिलराजप्रीत कौर, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो हमने अपने और ऑप्शन से जुड़े फैक्ट्स भी देख लिए हैं और आपके जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का जिनको अवार्ड मिला है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, वो हैं आपके थंगजम दबाली सिंह। तो इसी तरीके से हम अच्छे से अपनी जो करंट अफेयर्स को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है जी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच प्लेयर हैज़ वॉन द सर रिचर्ड हेडली मेडल। सर रिचर्ड हेडली मेडल किस खिलाड़ी को दिया गया है या किस खिलाड़ी ने सर रिचर्ड हेडली मेडल जीता है इस साल का? जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। तो बच्चों इस साल का जो सर रिचर्ड हेडली अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है रोज टेलर को। किनको दिया गया है? रोज टेलर को दिया गया है। और ये न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर हैं। कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के, ठीक है जी। और इन्होंने ये अवार्ड बच्चों तीसरी बार जीता है। कितनी बार जीता है? तीसरी बार इन्होंने ये अवार्ड जीता है, ठीक है जी। बाकी रोज टेलर से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि इन्होंने ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और ये क्रिकेट के फील्ड में ही दिया जाता है सर रिचर्ड हेडली मेडल। ये जो है इन्होंने तीनों फॉर्मेट में, यानी कि वनडेयर्स हों, ओडीआई हों, टेस्ट हों, आपके टेस्ट मैचेस हों या आपके 2020 हों, ये एक लौते ऐसे प्लेयर हैं इंटरनेशनल एक ऐसे लौते प्लेयर हैं जिन्होंने 100 मैचेस तीनों फॉर्मेट्स में खेले हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। 100 से ज़्यादा मैचेस इन्होंने ओडीआई में भी खेले हैं, टेस्ट मैचेस में भी खेले हैं और 2020 में भी खेले हैं। तीसरी बार इन्होंने ये पदक जीता है सर रिचर्ड हेडली, ठीक है। न्यूजीलैंड के ये एक महान क्रिकेटर है, ठीक है जी। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं बच्चों एमएस धोनी और रोहित शर्मा। एमएस धोनी और रोहित शर्मा, इन दोनों का नाम भी न्यूज़ में रहा है इस बार। और वो क्यों रहा है? क्योंकि इन्होंने इस बार इस बार आईपीएल के जो आपका इंडियन प्रीमियर लीग है जो इस बार होना था, अभी फिलहाल पोस्टपोन है और कहा ऐसा जा रहा है कि शायद सितंबर में हो सकता है बिना दर्शकों के, ठीक है जी। तो रोहित शर्मा और धोनी आईपीएल के महानतम कैप्टन चुने गए हैं। कैसे चुने गए? महानतम, कि इनके जैसा कैप्टन अब तक कोई नहीं हुआ है आईपीएल के इतिहास में, ठीक है जी। ये याद रखना है। ऑप्शन सी सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा का भी नाम बच्चों इस वक्त जो है न्यूज़ में रहा है। और वो न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि ये फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हैं। कौन से कप के लिए हुई है? फेड कप, FED फेड कप हार्ट HEART हार्ट अवार्ड के लिए ये नॉमिनेट हुई है। फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। अभी केवल ये नॉमिनेट हुई है, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये
पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हैं। कैसी हैं? पहली हैं। इनसे पहले कोई भी इस अवार्ड के लिए, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाला खिलाड़ी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है जी, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बाकी ऑप्शन भी देख लिया और इस ऑप्शन को भी देखा, रोज टेलर जिन्होंने सर रिचर्ड हेडली अवार्ड जीता है। ठीक है जी, MS धोनी, रोहित शर्मा जो हैं आपके IPL के महानतम कैप्टन चुने गए हैं, और रोज टेलर जो है तीसरी बार अवार्ड जीता है, और एक लौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, ODI हो, T20 हो या टेस्ट हो, सभी में 100 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं। सानिया मिर्जा एक लौती भारतीय खिलाड़ी ऐसी हैं जो फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए जो है नॉमिनेट हुई है। ठीक है जी, तो इन बातों को ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेट? विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया? जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए जी। बिल्कुल, इसका जो सही उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका 2 मई। 2 मई को आपका जो है बच्चों वर्ल्ड ट्यूना डे, विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया। अब ये ट्यूना है क्या? ये ट्यूना है क्या बच्चों? ये एक फिश है। ट्यूना जो है एक फिश का नाम है, एक प्रजाति है फिश में जिसे हम ट्यूना कहते हैं। ठीक है जी, ये डे UN द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? UN द्वारा ये डे मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाता है। अब दुनिया की 96 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें इस मछली को पाला जाता है, जिसमें इस मछली का पालन किया जाता है। कितनी कंट्रीज हैं दुनिया की? 96 ऐसी कंट्रीज हैं। ठीक है जी, जिसमें इसको पाला जाता है। और फर्स्ट टाइम ये जो डे सेलिब्रेट किया गया था, पहली बार ये जो डे सेलिब्रेट किया गया था विश्व ट्यूना दिवस, वो किया गया था आपका 2 मई 2017। ठीक है जी, तो इन फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना है कि ट्यूना एक प्रकार की मछली है, UN द्वारा मनाया जाता है। और कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व ट्यूना दिवस? 2 मई, मई की 2 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया की 96 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें इस मछली का पालन किया जाता है। और फर्स्ट टाइम जो इसको सेलिब्रेट किया गया था वो किया गया था आपका 2 मई 2017। ठीक है जी, देख लेते हैं अपनी और भी डेट्स देख लेते हैं। 1 मई आप सभी जानते हैं, 1 मई अभी गया भी है। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है बच्चों? वर्ल्ड लेबर डे, विश्व मजदूर दिवस। और काफ़ी राजनीति चल रही है इस पर, आप सभी जानते होंगे, और होनी भी नहीं चाहिए। मतलब अपने देश के मजदूरों के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा। वर्ल्ड लेबर डे, ठीक है जी, 1 मई को आपका वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 3-4 मई को ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सयाजी राव गायकवाड़ III द महाराजा ऑफ बड़ौदा, या फिर कहें बड़ौदा। ठीक है जी, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सयाजी राव गायकवाड़ III द महाराजा ऑफ बड़ौदा। सयाजी राव गायकवाड़ III द महाराजा ऑफ बड़ौदा पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। A. V. कृष्णस्वामी, B. ताहिरा कश्यप, C. सुधा मूर्ति, या D ऑप्शन उमा बाला सुब्रमण्यम। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन D, उमा बाला सुब्रमण्यम। उमा बाला सुब्रमण्यम इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, अब थोड़ा इस बुक से जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस बुक में क्या दिया गया है। तो इस किताब में क्या बताया गया है? इस किताब में बच्चों सयाजी राव गायकवाड़ III द महाराजा ऑफ बड़ौदा में ये बताया गया है कि कैसे, किस प्रकार से एक मराठा किसान का बेटा, एक गरीब किसान का बेटा जो कि 13 साल का बच्चा है, वो बड़ौदा का राजा बन जाता है। इसमें इस बात को बताया गया है। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है उमा बाला सुब्रमण्यम के द्वारा।
ठीक है जी, इन बातों को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अपने और ऑप्शंस को, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है आपका वी कृष्ण स्वामी। वी कृष्ण स्वामी, इन्होंने क्या अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो बच्चों इन्होंने एक बुक लिखी है, वी कृष्ण स्वामी ने भी एक बुक लिखी है अभी, वो लिखी है शटलिंग टू द टॉप। शटलिंग टू द टॉप। शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। पीवी सिंधु हमारे देश की एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर ये किताब लिखी गई, द शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, रिटन बाय वी कृष्ण स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, बी ऑप्शन, ताहिरा कश्यप। ताहिरा कश्यप जी ने क्या किया है, इन्होंने भी बच्चों एक बुक लिखी है, और वो जो बुक लिखी है इन्होंने, ताहिरा कश्यप जी ने, वो लिखी है द 12 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। द 12 कमेंडमेंट्स, समझ में नहीं आ रहा होगा, COMMENDMENTS, ठीक है जी, कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमन। ठीक है जी, इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है, इन बातों को समझकर चलना है, और ये आपके एग्जाम के लिए सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है जी, तो सभी चीज़ें कवर करी जा रही हैं आपके लिए, सभी चीज़ें आपके लिए लेकर आई जा रही हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। आज्ञाओं, कमेंडमेंट्स का मतलब होता है बच्चों आज्ञाओं। ठीक है जी, तो औरतों के लिए क्या आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है, 12, इस प्रकार की कुछ कहानी है, ताहिरा कश्यप जी द्वारा ये लिखी गई है, द 12 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। तो एक ऑप्शन बचा हमारा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी ने जो है बच्चों क्या लिखा है, ये बच्चों इन्फोसिस की फाउंडेशन, इन्फोसिस जो फाउंडेशन है, इन्फोसिस जो कंपनी है की चेयरपर्सन है, किसकी, इन्फोसिस, इन्फोसिस की ये चेयरपर्सन है, और इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है, और वो जो बुक लिखी है इन्होंने लिखी है कि हाउ द अनियन गोट इट्स लेयर। हाउ द अनियन, अनियन मतलब प्याज, गोट इट्स लेयर, जैसे प्याज में परतें होती है ना, एक एक झिल्ली टाइप, इस प्रकार की इन्होंने कहानी लिखी है कि हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, आपसे कुछ भी पूछा सकता है, और ये सभी करंट की ही बातें। लेकिन इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सयाजी राव गायकवाड़ III, द महाराजा ऑफ बड़ौदा, जो एक किसान के बेटे थे और 13 साल की उम्र में बड़ौदा के राजा बन जाते हैं। वो बुक लिखी है आपकी उमा बाला सुब्रमण्यम जी ने। ठीक है जी, बाकी वी कृष्ण स्वामी इन्फोसिस की चेयरपर्सन है, और इन्होंने लिखा है हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। ताहिरा कश्यप जी ने लिखी है द 12 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमन, और वी कृष्ण स्वामी ने लिखी है शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ठीक है बच्चों, आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलें, लाइक जरूर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका आज का, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज एन ऑनरेरी मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है जी, किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। ए ऑप्शन शोभना नरसिम्हन, बी ऑप्शन वानिया रूपानी, सी ऑप्शन सुदर्शन बाबू, डी ऑप्शन है आपका मनीषा सिंह। जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो बच्चों इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका शोभना नरसिम्हन। क्या है इसका करेक्ट उत्तर, शोभना नरसिम्हन, आपका ए ऑप्शन। ठीक है जी, अब ये जो अवार्ड है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में
सॉरी शोभना नरसिम्हन जो हैं अवार्ड पाने वाले, ये जो हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर हैं और इन्हें अपनी फील्ड में इन्होंने जो काम किया है उसी के लिए ये सम्मान दिया गया है। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखें। आते हैं अपने बाकी के ऑप्शंस पर। बाकी के ऑप्शंस में क्या क्या कहानी है। तो वानिया रूपानी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा करंट न्यूज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बच्चों इंडियन ओरिजिन की हैं और अमेरिका में रहती हैं। कहाँ पे रहती है? अमेरिका में रहती है। वानिया रूपानी जी की बात हो रही है इस वक्त। वानिया रूपानी जी के बारे में जान रहे हैं हम, इनके फैक्ट्स जान रहे हैं। ये 17 साल की हैं, केवल 17 साल की ये हैं। अमेरिका में रहती हैं और भारतीय मूल की हैं या कहीं इंडियन ओरिजिन की हैं। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर, मंगल ग्रह पे जो पहले हेलीकॉप्टर का जा रहा है उसका नाम रखा है इन्होंने और उसका नामकरण किया है इन्होंने। और क्या नाम इन्होंने रखा है मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का? जल्दी से बता दीजिए अगर पता है तो। वो है बच्चों इनगेन्यूटी। इनगेन्यूटी, INGENUITY, इनगेन्यूटी। तो वानिया रूपानी जी इस वक्त जो है आपके लिए बहुत करंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने मार्स के मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नामकरण किया है, नाम रखा है, वो रखा है इनगेन्यूटी। 17 साल की है, अमेरिका में ये रहती है। ठीक है जी, इन बातों को ध्यान रखना है। मनीषा सिंह, ऑप्शन डी मनीषा सिंह। बच्चों डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं ने इनको क्या किया है, OECD में भारतीय दूत के तौर पर अपॉइंट किया है। भारतीय दूत के तौर पर इन्होंने अपॉइंट किया है किनको? मनीषा सिंह जी को। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें OECD की, तो वो होती है आपकी द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इनसे जुड़े जो फैक्ट्स हैं वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, और वानिया रूपानी जी को तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था कि किसे अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है, तो वो है आपकी शोभना नरसिम्हन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आज के आखिरी क्वेश्चन पर। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग इट्स माइग्रेंट लेबरर्स आफ्टर लॉकडाउन थ्रू स्पेशल लेबर ट्रेन्स। आप सभी जानते हैं इस महामारी के दौरान सभी चीज़ें बंद हैं, जो जहां फंसा हुआ है वो वहीं फंसे हुए हैं, लेकिन लेबर्स जो लेबर मजदूर जो हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, अपने गृह राज्य में, अपने जनपद में वो जाना चाहते हैं। तो उनके लिए, या मजदूर हों या और भी कोई हो, ठीक है, तो उन सभी के लिए क्या किया जा रहा है कि माइग्रेंट लेबरर्स के लिए जो है स्पेशल लेबर ट्रेन्स जो है करी जा रही हैं, ताकि वो अपने राज्य में, अपने गृह प्रवेश, अपने गृह जनपद में वापस आ सकें। तो पहला राज्य कौन है जिन्होंने ये चीज़ शुरू की है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। तो बच्चों इसका जो आंसर है कि विशेष श्रम गाड़ियों के माध्यम से लॉकडाउन के बाद अपने प्रवासी मजदूरों को लाने वाला पहला राज्य कौन है बच्चों? वो है आपका झारखंड। ठीक है, तो ये बहुत करंट न्यूज़ है और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो झारखंड आपका ये आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, अब झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, झारखंड से जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या होते हैं। झारखंड की अगर राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो आप सभी जानते हैं MS धोनी का गृह जनपद रांची जो है झारखंड की राजधानी होती है। यहाँ के CM की बात करें तो यहाँ के जो बच्चों CM हैं वो हैं आपके हेमंत सोरेन। करंट प्रेजेंट टाइम में हेमंत सोरेन जी यहाँ के CM हैं और अभी फिलहाल में ही बने हैं, कांग्रेस से हैं शायद। ठीक है, और गवर्नर जो हैं यहाँ के वो हैं आपके द्रौपदी मुर्मू। कौन है यहाँ के गवर्नर? द्रौपदी मुर्मू यहाँ के गवर्नर है। ठीक है बच्चों, झारखंड को
झारखंड को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सब झारखंड से जुड़े फैक्ट्स हैं। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और झारखंड के भी किस जिले को कहा जाता है? वो कहा जाता है धनबाद को, धनबाद को कहा जाता है, ठीक है। अगर धनबाद ना हो ऑप्शन में तो जब तो झारखंड लगाना ही पड़ेगा, लेकिन कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड के धनबाद को कहा जाता है, ठीक है। और हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन रहे हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अभी पीछे? वो रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी। उन्होंने क्या किया है, हेमंत सोरेन को चेयरपर्सन ऑफ चेंज 2019 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो झारखंड के जो सीएम हैं बच्चों, हेमंत सोरेन, इनको अभी जो है प्रणब मुखर्जी द्वारा, किनके द्वारा? प्रणब मुखर्जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रह चुके हैं, को चेयरपर्सन ऑफ चेंज 2019 के अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये थे आपके झारखंड से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। बाकी ये थी आज आपकी डेली करंट अफेयर्स की पहली क्लास, पहला लेक्चर। इसी प्रकार से आपके डेली करंट न्यूज़ आएगी, डेली करंट कुछ ना कुछ आपके लिए आएगा, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हों, और भी अच्छे से आप चाहते हैं तो अपने कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और आप अपने चैनल लर्नर्स अकेडमी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था। धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल रखें।